पिछले एक हफ्ते में देश भर में एक केस ने सनसनी तहलका मचाकर रख दिया है। कुछ इसे टीसीएस कन्वर्जन जिहाद बता रहे हैं, कुछ नासिक ग्रूमिंग स्कैंडल कह रहे हैं। पहले कुछ दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एलिगेशंस हमारे पास सामने आई वो सच में चौंका देने वाली थी। प्लान्ड कन्वर्जन, हिंदुओं को जबरन नमाज पढ़वाना, जबरदस्ती बीफ खिलाना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से महिला इंप्लॉइज को टारगेट करना, धर्म परिवर्तन के लिए, उनके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यहां तक कि फॉरेन लिंक्स की बात भी सामने आ रही थी। जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को लेकर आग सी लग गई। हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले एक मल्टीनेशनल कंपनी के गैंग का खुलासा। आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर उन्हें कंपनी में नौकरी पर रखती थी। इसके अलावा पीड़ितों को नमाज पढ़वाई जाती थी। हिंदू बच्चियों को नमाज पढ़वा रहे हैं, हिजाब बुर्का पहना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। टीसीएस के नासिक वाले दफ्तर में कॉर्पोरेट जिहाद, ग्रूमिंग गैंग, लव जिहाद, ये सब देख सुन आम जनता तो सदमे में आ गई कि क्या हो रहा है हमारे देश में। दुनिया भर में भली भांति जानी हुई मानी हुई टीसीएस, वहां ऐसा घिनौना कन्वर्जन रैकेट चल रहा है तो बाकी देश में क्या हो रहा होगा। हिंदू महिलाओं को ऐसे शोषण हो रहा है, उनको डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, पूरी की पूरी कंस्पिरेसी चल रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस घटना की तुलना द केरला स्टोरी से कर डाली। कहा कि यही चीज तो केरला स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। शौक बहुत जल्दी गुस्से में बदल जाता है और ठीक जैसे सुशांत सिंह राजपूत और आर्यन खान केस में होता था, वही मीडिया अपना ऑन कैमरा ट्रायल शुरू कर देती है, अक्यूज्ड को दोषी करार दे देती है, फांसी पर लटका देती है। जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है उन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होगी उनको। मैं बोलती हूँ इनके लिए कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई सजा नहीं, एक ही चीज, सीधा गोली। लेकिन जैसे रहस्यमय तरीके से ये केस नेशनल मीडिया पर आती है, एफआईआर पर एफआईआर दर्ज होती हैं, उसी रहस्यमय तरीके से इस केस में नए खुलासे होने लगते हैं। टीसीएस से पता चलता है कि निदा खान, जो एचआर मैनेजर, जो जिस कॉर्पोरेट जिहाद का सरगना बताया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो तो मैनेजर तक नहीं निकली। अब इस बात पर कोई डिबेट तो नहीं है कि टीसीएस में कुछ गलत हो रहा था, लेकिन वो गलती एक एलिजेड पुलिस अंडरकवर ऑपरेशन और 9 एफआईआर में कैसे तब्दील हो गई, ये अपने आप में एक कहानी है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे डिटेल में इस पूरे टीसीएस स्टोरी को, इस टीसीएस के मामले को। सच क्या है, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, जमीन पर सच्चाई क्या निकल रही है, उसमें फासला कितना है, अब तक क्या तथ्य हमारे पास सॉलिड सामने आए हैं, क्यों ये वाला केस देश को उत्तेजित करने में सफल हुआ, जबकि ऐसे कई रेप और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस हम आए दिन देखते हैं लेकिन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस केस में ऐसा अलग क्या था, इस केस में ऐसा शॉकिंग क्या था और इस केस का नतीजा अब क्या निकलेगा। इस टीसीएस कॉर्पोरेट जिहाद केस में पहला एफआईआर 26 मार्च को रजिस्टर होता है, जिसके बाद 8 और महिलाएं सामने आती हैं, शिकायत दर्ज करती हैं, 8 और एफआईआर दर्ज होती हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक यूनिट में काम कर रहे कई फीमेल एम्प्लॉइज ने अपने सीनियर्स पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया। लेकिन बात तब बिगड़ गई और नेशनल हेडलाइंस बनाने लगी जब यह आरोप भी सामने आया कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, यहां तक कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, उन्हें फोर्स किया गया, नमाज पढ़ाया गया, बीफ खिलाने की कोशिश की गई। और इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह खुलासे तब हुए जब नासिक पुलिस की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अंडरकवर ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। टीसीएस नासिक की ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन सिंडिकेट को एक्सपोज करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अंडरकवर ऑपरेशन 40 दिन तक चला। इस दौरान 7 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स और कई कांस्टेबल्स अंडर कवर गए टीसीएस के अंदर, कुछ हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर, ताकि सभी एरियाज पर एक्सेस मिल सके, क्या हो रहा है यह पता चल सके। कहा जाता है कि इस दौरान अंडरकवर ऑफिसर्स ने रोजाना इंटरैक्शंस, ऑफिस डायनामिक्स, सीनियर टीम मेंबर्स का बिहेवियर, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की और खास तौर पर प्राइवेट मीटिंग्स और इनफॉर्मल गैदरिंग्स में क्या हो रहा था, क्या बातचीत चल रही थी। देशभक्त पर हमने हमेशा से ऐसी प्रोएक्टिव पुलिसिंग की पहल की है। आपको याद होगा कि हमने कई बार एटीएस जैसे एंटी टेरर स्क्वाड होता है, उसी तरीके से स्कॉ यूनिट की एक डिमांड रखी थी हमारे चैनल पर। एक ऐसी यूनिट जो सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, स्कॉ, सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को ट्रैक करे, क्रैक करे और पनिश करे। इस एलिजेड कोवर्ट ऑपरेशन से मीडिया को यह जानकारी मिलती है कि कैसे 7 मुसलमान और उनका एक हिंदू साथी इस कन्वर्जन रैकेट में शामिल है। और ये आरोपी जो हैं, इनके नाम दानिश शेख,
तौसीफ अतर, शाहरुख कुरैशी, रजा मेनन, आसिफ अंसारी, शफी शेख और अश्वनी चैनानी। एफआईआर में इन पर यह आरोप लगाया गया है कि कैसे ये विक्टिम्स को आइसोलेट करते थे और उन पर दबाव बनाते थे, कैसे उनका सिस्टमैटिक सप्रेशन हो रहा था, कैसे एचआर और सीनियर मैनेजमेंट इंटरनल ग्रीवांसेस को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे या एस्केलेट नहीं कर रहे थे। यह स्कैंडल ने एक विस्फोटक रूप तब लिया जब सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह एक विलन मिल जाता है मीडिया को। अगर मीडिया में सुशांत सिंह की मौत की जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती बनती है, तो यहां टीसीएस कन्वर्जन जिहाद केस में जो मेन रचयिता है, जो विलन है, वो निदा खान निकलती हैं। कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही दिया। लेकिन सोचिए, जिस संस्था की एचआर हेड और पॉश कमेटी की सदस्य निदा खान हो, उस संस्था में पीड़ितों के साथ क्या हो रहा था। इसमें निदा खान भी मदद करती थी और हिंदू लड़कियों पर नमाज पढ़ने और हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाती थी। निदा पर संगीन आरोप लगे कि कैसे वो आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू महिलाओं को, यंग हिंदू गर्ल्स को टारगेट करती थी, विक्टिम्स से जो उनके कंप्लेंट्स हैं उन्हें नजरअंदाज करती थी। पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर होने के बावजूद निदा ने कोई कार्रवाई नहीं की जब उनके पास कोई कंप्लेंट आया। यहां तक कि वो दिल्ली ब्लास्ट में जो अक्यूज्ड हैं, कहा गया मीडिया में कि वो भी इनके साथ इन कांटेक्ट थी। निदा वाज पार्ट ऑफ अ वाइडर कंस्पिरेसी। जब देश को यह बताया गया कि बाकी के लोग तो अरेस्ट हो गए लेकिन निदा फरार है, तो उनका शक यकीन में बदल गया कि ये तो कोई रजी हुई ऑपरेटिव होंगी। जैसे ही भनक मिला वो अंडरग्राउंड हो गई। जरूर ये कोई जिहादी, कोई ऑपरेशन का हिस्सा है जो टीसीएस जैसे प्रसिद्ध कंपनी में ऑपरेट कर रही है, बिना रोक टोक ऑपरेट कर रही है, बिना किसी चेक के ऑपरेट कर रही है। तो ऑब्वियसली टीसीएस पर भी सवाल उठा कि भाई साहब ये कैसे हो रहा है, आपके पास क्या सिस्टम्स नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, इतना बड़ा टेरर कार्यक्रम, कन्वर्जन कार्यक्रम आपके कंपनी में चल कैसे रहा है। जैसे जैसे ये कहानी बड़ी होती रही, लोग उत्तेजित होते रहे, वैसे वैसे इस कहानी में काफी ट्विस्ट आने लगे। जब टीसीएस ने इस केस की छानबीन शुरू की तो बड़े इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन फर्म्स को अपॉइंट किया कि भाई पता तो लगाओ कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई टीसीएस जैसे इंटरनेशनल फर्म के साथ। टीसीएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ पूरा सहयोग तो कर रही है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में एक चीज बिल्कुल साफ कर दी कि जो मीडिया में कहा गया था केस की एलिजेड मास्टरमाइंड निदा खान कभी टीसीएस में एचआर मैनेजर तो छोड़ो, मैनेजर की पोजीशन तक नहीं थी, वो एक प्रोसेस एसोसिएट थी और निदा के पास कभी भी रिक्रूटमेंट या लीडरशिप रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। इसके अलावा टीसीएस से यह भी पता चला कि इंटरनल रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि नासिक ब्रांच से कोई भी पॉश रिलेटेड कंप्लेंट सामने नहीं आई थी। अब पॉश रिपोर्टिंग इस तरीके से होती है कि कोई रीजनल एचआर इसे ब्लॉक नहीं कर सकता है क्योंकि कंप्लेंट डायरेक्ट मेन एचआर के पास जाता है। निदा खान के परिवार ने भी निदा के खिलाफ लगाए गए सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है। उनका कहना है कि निदा की तो कंप्लेनेंट से बात तक नहीं हुई है जिसने निदा के खिलाफ यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया और पुलिस ने बिना किसी आधार पर यह कहा है कि निदा फरार है जबकि वो अपने इन-लॉज के यहां है, वो प्रेग्नेंट है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने निदा को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया है, बेल देने से मना कर दिया है, तो अभी उनका पूरा रोल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कुछ न कुछ तो झोल वहां होगा। दूसरा ट्विस्ट इस केस में लोकल शिवसेना लीडर नितिन गायकवाड़ का नाम अब सामने आने लगा है। गायकवाड़ जी ने खुद न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि इस केस की जो मेन कंप्लेनेंट है उनसे वो मिल चुके हैं। मेन कंप्लेनेंट को 2 या 3 दिन तक काउंसिल किया गया है कि दानिश शेख के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए, उस लड़की को, मैंने कंप्लेनेंट को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि एलिजिडली दानिश ने उसे एलिजिडली धोखा दिया था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, शादी का झूठा वादा देकर, जबकि वो खुद शादीशुदा इंसान है। हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी दानिश ने। इस केस के संज्ञान में आने के बाद उस इलाके के सारे हिंदू संगठन एक हो गए और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे। 200 से भी ज्यादा नासिक के दियोलाली कैंप पुलिस स्टेशन ये लोग पहुंचते हैं 25 मार्च की शाम को और 26 मार्च की सुबह 1:01 पर पहला एफआईआर दर्ज होता है। नितिन गायकवाड़ का कहना है कि पहले एफआईआर के बाद भी उन्होंने पुलिस को दानिश शेख के दोस्तों के बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई की और पुलिस ने उस इंफॉर्मेशन के बिना पर एक्शन लिया। अगले 1 हफ्ते में 8 और एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन इससे
आता है तीसरा पॉइंट। अगर सारा इंफॉर्मेशन नितिन गायकवाड़ और हिंदू संगठनों ने पुलिस को दिया है तो फिर उस 40 दिन की एसआईटी अंडर कवर ऑपरेशन का क्या, जिसके बिना पर यह कॉर्पोरेट जिहाद केस अनकवर किया गया था, जिसके बारे में मीडिया में हमें इतनी खबर मिली है। नासिक पुलिस कमिश्नर ने यह बात की पुष्टि की कि कुछ नहीं था, प्लेन क्लोथ्स में महिला अफसर टीसीएस ऑफिस गए थे, वहां एम्प्लॉय से बस बातचीत की गई थी, उन्हें इंकरेज किया गया था कि वो खुलकर सामने आए, जो वहां गलत चीजें हैं उनके बारे में बात करे। जिसके बाद और भी कंप्लेंट्स दर्ज हुई तो ये 40 दिन का एसआईटी अंडरकवर ऑपरेशन कहीं नहीं था। पुलिस एफआईआर और मीडिया नैरेटिव में जमीन आसमान का फर्क है, यह हमें साफ साफ दिखने लगा है, क्योंकि किसी भी एफआईआर में, और यह बहुत अहम बात है, धर्म परिवर्तन करवाने का जिक्र तक नहीं है, जो कि कॉर्पोरेट जिहाद का मेन पॉइंट था, जिस पर मीडिया एक हफ्ते से बात कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां सब निर्दोष हैं। पुलिस अभी इस बात की छानबीन कर रही है कि कैसे दानिश और उसके साथियों ने ऑफिस में, टीसीएस के नासिक ऑफिस में एक गैंग बना लिया था, जो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरे कॉलीग्स को हैरास कर रहे थे सेक्सुअली एंड बाय मेकिंग रिलीजियस स्टेटमेंट्स। ये अपने आप में काफी गंभीर अपराध है। दूसरे एंगल की भी छानबीन हो रही है कि कैसे यह मामला दानिश शेख और मेन कंप्लेनेंट के बीच में रंजिश से शुरू होती है, जिसके बाद जाकर पूरे टीसीएस को यह केस हिला देती है और पूरे समाज को यह केस बांट देती है। आइए समझते हैं इस केस की क्रोनोलॉजी और यह हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारी थिंकिंग के बारे में भी क्या दर्शाता है। एक कंप्लेंट से शुरू हुआ यह मामला धीरे धीरे 9 एफआईआर तक पहुंच जाता है, टीसीएस की रेपुटेशन तक हिल जाती है और देश भर में यह ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। लोग यही सवाल पूछते हैं, हमारी बेटियों के साथ हो क्या रहा है, इसे रोका कैसे जाए। तो समझते हैं इस केस की असली क्रोनोलॉजी को। पहला केस फाइल किया टीसीएस के नासिक ब्रांच में काम कर रही 23 साल की एक लड़की ने। उसने अपने 3 कॉलीग्स का नाम लिया और इनमें से एक था दानिश शेख, और उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। द प्रिंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक कंप्लेनेंट दानिश से पहली बार जनवरी 2022 में मिलती है। दोनों एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। दानिश इस लड़की में काफी इंटरेस्टेड था, वहां तक शादी भी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने बात आगे नहीं बढ़ने दी थी। 1 साल बाद जब लड़की ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तब दानिश के कहने पर उसने टीसीएस में अप्लाई किया। अब जब वो एक ही कंपनी में दोनों की नौकरी लग गई, दोनों एक ही कंपनी में काम करने लगे, तो उनका उठना बैठना ज्यादा हो गया। और यही दानिश के साथ कंप्लेनेंट मिलती है तौसीफ अतर और निदा खान के साथ, और इनके साथ खाना बैठना उठना घूमना यह बढ़ने लगा। अब कहा जाता है अगस्त 2024 में दानिश कंप्लेनेंट को होटल आनंद रिजॉर्ट ले जाता है और शादी का वायदा करके शारीरिक संबंध बनाता है। जब तौसीफ अतर को यह बात पता चलती है तो वो भी कंप्लेनेंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, कंप्लेनेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे फैमिली को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा, तुम मेरे साथ भी संबंध बनाओ। तौसीफ उसे ऑफिस में भी इस बात को लेकर हरास करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। अपने एफआईआर में कंप्लेनेंट ने दानिश शेख, तौसीफ अतर और निदा खान का नाम लिया है इल्जाम सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का। कंप्लेंट में लड़की ने बताया कि कैसे तौसीफ, दानिश और निदा अक्सर उसे यह समझाने की कोशिश करते थे कि इस्लाम हिंदुइज्म से बेटर कैसे है। हालांकि एसीपी क्राइम संदीप मिटके ने द प्रिंट को यह बताया है कि वो इसे कन्वर्जन रैकेट के तौर पर नहीं देख रहे हैं। अलग अलग कंप्लेनेंट्स ने अलग अलग एलिगेशंस लगाए हैं, सभी एंगल्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। 2 अक्यूज्ड रजा मेमन और तौसीफ अतर के वकील राहुल कसलीवाल का कहना है कि कोई सबूत नहीं है इन एलिजेड इंसिडेंट्स का। उनके मुताबिक विक्टिम और अक्यूज में दोस्ती थी और वो साथ में त्योहार मनाते थे और पिछले क्रिसमस में साथ में चर्च भी गए थे। वहीं दानिश शेख के वकील ने कहा है कि इस केस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह एक कंसेंशुअल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था जो बिगड़ जाता है और यह एक भयंकर रूप इख्तियार कर लेता है। और कंप्लेनेंट को जब पता चला कि दानिश एक्चुअली शादीशुदा है, तब जाकर आनंद फानंद में गुस्से में यह एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह एफआईआर बीएनएस के अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज किया है।
Section 69, sexual intercourse on false pretext of marriage. Section 75, sexual harassment. Section 299, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना. Section 35, कई लोगों द्वारा मिलकर कॉमन इंटेंशन से क्राइम करना, which is basically criminal liability for acts done by several persons in furtherance of a common intention. बाद में केस में SC/ST atrocities एक्ट भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है, महिला है, वो SC कम्युनिटी को बिलोंग करती है. गौर करने की बात है कि इतने सारे एफआईआर जो हुए हैं उसमें रिलीजियस कन्वर्जन वाला जो एंगल है, जिसके बेसिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले एक हफ्ते से इस केस को चला रही है कि देयर इज अ बिगर स्टोरी बिहाइंड दिस, देयर इज अ कोई सरगना है, कोई संगठन है जो एक सिस्टमैटिक कन्वर्जन कर रही है, वो इन एफआईआर में सामने नहीं आया है. हो सकता है कल आ भी जाए, और जब ये बात सामने आएगी, अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सामने आएगा तो देशभक्त पर हम उसको भी डील करेंगे. लेकिन अभी तक तो ये डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, ये कंप्लेंट्स हमारे सामने आई हैं, ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई हैं. एक्चुअली कौन दोषी है, कौन एक्चुअली जिम्मेदार है, यह बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होगी. लेकिन एक चीज की गारंटी हम आपको यहां दे सकते हैं, ना हिंदू संगठन, ना मेन स्ट्रीम मीडिया, ना नासिक पुलिस इस मामले को जाने देगी. इसमें कोई बचने वाला नहीं है. जो आरोपी है, जिसने गलत किया है, उसे सजा तो मिलके रहेगी. यह बात आप स्टैंप पेपर पर लिख सकते हो. काश में यही बात हर हैरेसमेंट केस, हर मोलिस्टेशन केस, हर रेप केस जो हमारे देश में होता है उसके बारे में मैं कह सकता. अगर ऐसा होता तो हमारा देश आज सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड होता. बिल्किस बानो के केस में क्या हम ऐसा कह सकते हैं? उन्नाव, हाथरस, कथुआ, आसाराम बापू, बाबा राम रहीम. काश हम ऐसा बोल सकते कि हर जगह पुलिस, हिंदू संगठन ऐसे सतर्क हैं कि ऐसे केसेस को जाने नहीं देते हैं. लोग थर थर कांपते हैं. यहां तो कुछ और ही होता है. धर्म के नाम पर लोग बच जाते हैं, रेपिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और जो जस्टिस की उम्मीद होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है. ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि बलात्कारी आज संसद में बैठे हुए हैं, हम उन्हें मालाएं पहनाए हुए हैं, और कुछ केसेस में हम इतना ज्यादा आउटरीच करते हैं और सोचते हैं कि हाय हमारे देश में क्या हुआ. ये जो कल्चर बन रहा है ना सिलेक्टिव आउटरीच का, इसका जो कारण है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो भूल जाइए, इसका कारण आप और हम भी हैं. मुझे लगता था, मेरी गलत फहमी थी, लेकिन मुझे लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद, आर्यन खान के केस के बाद, आरजी कौर के बाद हमने कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन हमने नहीं सीखा है. सुशांत के केस में अगर आपको याद हो कि किस तरीके से अंडरवर्ल्ड की बात की जा रही थी, कि सुशांत को कैसे मार डाला गया था, कि कैसे सुशांत को खुफिया जानकारी थी. आर्यन खान के केस में कैसे आर्यन को ड्रग रनर बना दिया था, कि वो कैसे ड्रग सिंडिकेट चला रहा था, वो ड्रग सप्लायर बन गया था. आरजी कौर केस में कैसे एक ऑर्गन रैकेट चल रहा था, पूरा गैंग रेप हुआ था, कैसे पूरा पॉलिटिकल एक कवर की बात की गई थी. लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच था उससे हुआ क्या? हमारा ध्यान भटकाया गया. दूसरे जो इश्यूज थे, महीनों तक हमने आउटरीच किया. लेकिन जो दूसरे केसेस में जो साइलेंस दिखता है, एकदम सन्नाटा जो दिखता है, उससे एक बात समझ में आती है. देर से ही सही, आदमी सीखता है, लेकिन समझ में आता है कि सन्नाटा को भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है. अंकिता भंडारी के केस में 2022 से लेकर आज तक कैसे एक सन्नाटा बनाया गया है. लोगों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की कि कैसे एक जवान लड़की को मार दिया गया क्योंकि उसने एक्स्ट्रा सर्विसेज देने से मना कर दिया था अपने वीआईपी गेस्ट को. अब ठीक है, अक्यूज्ड है, अब बीजेपी नेता के बेटे हैं, तो इसीलिए ना कोई हिंदू संगठन आएगा बचाने के लिए, ना पुलिस कोई अंडरकवर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भेजेगी, ना एसआईटी होगा. स्टेट लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ. अभी 2026 में ऑडियो लीक भी हमें मिला. लेकिन अभी भी बेचारी अंकिता के मां बाप जस्टिस के लिए भीख मांग रहे हैं. उनके लिए कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आएगा. मणिपुर में औरतों को नंगा करके परेड कराया जाता है, उनका बलात्कार कर दिया जाता है, उनके बयान रिकॉर्डेड हैं हमारे पास. लेकिन क्या होता है? मणिपुर है, बहुत दूर है, वहां तक हिंदू संगठन पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए कोई पनिशमेंट किसी को मिलेगा नहीं. हाथरस गैंगरेप केस में जहां रात के 2 बजे चिता पर आग लगा दी जाती है, वहां धर्म भ्रष्ट नहीं होता है. मां बाप को उनके घर में लॉक करा दिया जाता है, बेटी को आग के हवाले कर दिया जाता है, पोस्टमार्टम गायब कर दिया जाता है, लेकिन कोई संस्था, कोई पुलिस महकमा बचाने नहीं आता है. आज मैं अगर आपसे पूछूं उस केस में क्या हुआ, आरोपी कहां है, आप भी सन्नाटे में ही रह जाओगे. उन्नाव रेप केस में 2017 का याद है? अच्छा, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं. एक माइनर लड़की को किस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया, और जब उस लड़की ने आवाज उठाया तो आधी उसकी फैमिली को मौत के हवाले कर दिया, तब जाकर उसको जस्टिस मिला. तब क्यों नहीं आया कोई संगठन बचाने के लिए? तब हमारा आउटरीच कहां चले गया? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब मालाएं पहनाई जा रही थी, तब आपका आउटरीच कहां था? हिंदू संगठन उस समय क्या कर रहे थे?
वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनको वापस भेजो, नहीं तो कोई बात नहीं होता, आप और हम उनको मंत्री भी बना देते उन रेपिस्ट को आज तक। नासिक के केस में भी आउटरीच गायब है। आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो टीसीएस की बात चल रही। मैं टीसीएस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अशोक हरात की बात कर रहा हूं। 18 मार्च को नासिक में लगभग 70 साल के सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन अशोक जी को अरेस्ट किया गया 27 साल की महिला के कंप्लेंट के बाद। भाई साहब, इन पर काफी एलिगेशंस हैं, रेप के, ह्यूमन सैक्रिफाइस के, जादू टोना करने के लिए। लेकिन सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है, एस्ट्रोलॉजर है, इनके खिलाफ थोड़ा ही ना कोई आएगा। 52 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है इनके खिलाफ, अमीर भी है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो काम करेगी, लेकिन हिंदू संगठन नहीं आएगा इनके खिलाफ पुलिस में जाकर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ यहां आउटरेज नहीं कर रहा हूं, देशभक्त पर हमने इसका एक सोल्यूशन देकर रखा है। लेकिन वो सोल्यूशन तो तब होगा ना जब हम हर रेप केस में पॉलिटिक्स और रिलीजन घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप सच्ची में वुमेन सेफ्टी में इंटरेस्टेड हो, पॉलिटिक्स खेलने में नहीं, रिलीजियस कम्युनलिज्म खेलने में नहीं, अगर सच्ची में वुमेन सेफ्टी में इंटरेस्टेड हो तो एक काम किया जा सकता है, एक सोल्यूशन पर हम आउटरीच कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? स्क्रॉ का मतलब क्या है? जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होती है, साइबर फ्रॉड्स के लिए साइबर क्राइम डिवीजन होती है, एटीएस होती है, एंटी टेरर स्क्वाड होती है, वैसे ही महिलाओं के सुरक्षा के लिए, उनके खिलाफ हुए हाई प्रोफाइल क्राइम से निपटने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सोसाइटी में सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक यूनिट बन सकती है, SCAW। ये यूनिट महिलाओं के खिलाफ होने वाले शॉकिंग और सीरियस क्राइम्स को हैंडल करेगी। अब देखिए, सारा क्राइम तो हैंडल नहीं हो सकता हमारे देश में। अगर एनसीआरबी का डेटा आप खंगाल के देखेंगे तो कोई फोर्स दुनिया में सारे केसेस हैंडल नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हम धर्म और सरनेम ना देखें, मामले की गंभीरता को देखें, तो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट आ सकती है जिसके पास फोर्स होगी, टेक्नोलॉजी होगी, जो डेडिकेटेडली इन केस को शुरू से लेकर एंड तक हैंडल करेगी, उसे अंजाम देगी, बंदे को अगर जरूरत पड़े तो फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड फोर्स जो इस सोसाइटी में एक मैसेज दे पाएगी कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक सीरियस इशू है, हंसने वाली बात नहीं है, पॉलिटिक्स खेलने वाली बात नहीं है। और हर स्टेट में ऐसा स्कॉ का एक यूनिट होगा जो एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी, हीनस क्राइम्स में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट सेट करेगी कि दूसरा बंदा 10 बार सोचेगा ऐसा कांड करने से पहले। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक सीरियस मुद्दा है और देशभक्त पर हम हमेशा ऐसे केसेस कवर करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन अगर वो लोग कामयाब हो गए जो सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन को धर्म के लेंस से देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप यह समझ लीजिए कि देश में जो वुमेन सिक्योरिटी है, वुमेन सेफ्टी है, वो और कम होती रहेगी। फैसला आपको करना है कि हर बार आप मेन स्ट्रीम मीडिया के झांसे में फंसते रहोगे, उनके कहे एजेंडा पर सिर्फ आउटरीच करते रहोगे, या जेन्युइन सिक्योरिटी फॉर वुमेन डिमांड करोगे। क्योंकि निर्भया के बाद भी बसों में महिलाओं को असॉल्ट किया गया, आरजी कौर के बाद भी मेडिकल स्टूडेंट्स का रेप होता रहा, और टीसीएस के बाद भी सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस स्लर्स होते रहेंगे। जब तक आप आउटरीच प्रोपेगेंडा में फंसते रहोगे, जेन्युइन चेंज डिमांड नहीं करोगे, सिक्योरिटी डिमांड नहीं करोगे, तो प्लीज इस मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और रिलीजियस हेट में मत फंसो। फिगर आउट करो कि असली में हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए। नहीं तो ठीक है, कल आज टीसीएस है, कल पीसीएस होगा, फिर से स्कैंडल होगा, फिर से आउटरीच कर देना 2 दिन बाद, और फिर से महिलाओं का शोषण जारी रहेगा, पॉलिटिशियन भी हंसता रहेगा।